राधे राधे दोस्तों, SRS एग्ज़ाम क्रैकर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने MP पटवारी के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम सामान्य हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, स्वर सहित व्यंजन हैं। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी माँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या? का जो होता है वो कैसे बनता है? का प्लस आ से मिलकर, तो क्या बनता है? का बनता है। तो इसमें जो आ आया ये क्या हो गया? इसी से एक स्वर है, तो इसी से मिल से का ये का बना है, इसलिए क्या होगा? स्वर सहित व्यंजन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वो कहलाते हैं। ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी अयोगभा, ऑप्शन डी अंतस्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुनासिक। जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख दोनों से होता है, तो मुख से तो सारे वर्ण वैसे ही बोले जाते हैं, और नासिक में क्या होता है? नाक। तो उन वर्णों को क्या बोला जाता है? आपको अनुनासिक बोला जाता है। और अनुनासिक जो होता है, आपने देखा होगा, जो लाइन के ऊपर जो बिंदी होती है, इसको क्या क्या बोलते हैं? अनुनासिक। मतलब अनुनासिक का ये क्या है? साइन है। और जो अनुनासिक जो होता है वो कैसी ध्वनि होती है? स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती। मतलब स्वतंत्र ध्वनि जैसे आपका छोटा आ हुआ, बड़ा आ हुआ, ये क्या है? स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। इन्हें बोलने के लिए आपको किसी की मदद लेनी नहीं पड़ती। वहीं आपको अगर अनुनासिक शब्द का यूज करना है तो किसी ध्वनि की, मतलब किसी शब्द का आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। आपने कभी इस बिंदी को अकेले नहीं देखा हुआ, देखा है? कभी नहीं देखा हुआ। ये किसी न किसी वर्ड पे लगी रहती है। आप जैसे अंक लिखते हो तो अंक में भी ये किसके ऊपर लगी रहती है? आ के ऊपर लगी रहती है। यानी कि इसको यूज मतलब उपयोग करने के लिए किसी न किसी शब्द की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यानी ये मतलब स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी प्राचीन, ऑप्शन सी रथ, ऑप्शन डी राष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राचीन। जैसे आप रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है, जैसे रा है, रा के पहले अगर मान लीजिए आपका पा आ गया, अब क्या स्वर रहित व्यंजन होना चाहिए। तो स्वर रहित व्यंजन होने चाहिए, नहीं ऐसा आधा पा होना चाहिए। आप भी जानते हैं स्वर सहित व्यंजन अगर ये होता तो ये कैसे लिखा जाता? पा प्लस आ लिखा जाता। चलिए एक बार इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन बी प्राचीन। रा से पूर्व यानी कि अगर जैसे हमको प लिखना है स्वर सहित, तो कैसे लिखा होगा? ये पा प्लस आ लिखेंगे तो एक जो पा बनेगा वो स्वर सहित होगा। अब ये बोल रहा है कि रा से, जैसे यहाँ पे आपका क्या है? रा, रा के पहले स्वर रहित व्यंजन होना चाहिए। स्वर रहित व्यंजन आपका कैसे होगा? ये वाला। तो ये कैसे यूज होगा? तो ये जब लिखेंगे तो कैसे बनेगा? ये कैसे बनेगा? ये इस टाइप से बन जाएगा। तो उसका प्रयोग कैसे होता है? इस तरह से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में खाली स्थान आ जाता है। ऑप्शन ए असमानता, ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी अंतर, ऑप्शन सी अंतर, ऑप्शन डी भेद। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी अंतर। अगर वर्तनियों में जैसे त्रुटि होगी तो अर्थ में क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। सीधा है। आपने देखा होगा एक ग्रह ऐसे भी लिखा जाता है और एक ग्रह ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन दोनों का अंतर है। एक ग्रह वो आपके जो 9 ग्रह हैं वो वाला ग्रह होता है, एक ग्रह आपका क्या, जिस घर में हम रहते हैं वो ग्रह होता है। इस तरह से क्या होता है? अगर वर्तनी की त्रुटि होगी तो अर्थ में वो भी ऐसे क्या आएगा? आपका अंतर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45,
कैसा चांद फिलिंदी विलेन सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन करिए। ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी ही, ऑप्शन सी भी, ऑप्शन डी तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए सा। आप नहीं बोलते कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, आपने कई बार इस शब्द का प्रयोग भी किया होगा कि कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है। तो इसमें जो सा है वो क्या है? आपका निपात है। और जो निपात होती है ना, यह शब्द में क्या कर देते हैं, यह मतलब यह शब्द अर्थ में क्या कर देते हैं? विशेष बल ला देते हैं। आप नॉर्मल बोलेंगे कैसा चांद सुंदर चेहरा है, तो वो सही बन नहीं रहा है। जैसे ही आपने लगाया कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, तो इसने क्या कर दिया? इसमें अर्थ में क्या डाल दिया? बल डाल दिया। बल यानी जोर दे दिया उस पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए त्रिशूल, ऑप्शन बी तीर, ऑप्शन सी अंबक, ऑप्शन डी यातु धान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। बाण का पर्यायवाची आपका क्या है? तीर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, जिसकी चार भुजाएं हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए बहुभुज, ऑप्शन बी चारभुज, ऑप्शन सी चतुर्भुज, ऑप्शन डी चतुरानन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चतुर्भुज। जिसकी चार भुजाएं हो उसको क्या बोलते हैं आप? चतुर्भुज। और जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों उसको क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। चतुरानन का मीन क्या हुआ? चार आनन हैं जिसके, वो क्या होता है? चतुरानन। आनन मीन्स क्या होता है? आपका सिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए प्रगत, ऑप्शन बी प्रत्यागत, ऑप्शन सी आगत, ऑप्शन डी स्वागत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी प्रत्यागत। यानी लौट कर आया हुआ का एक शब्द क्या होता है आपका? प्रत्यागत। प्रत्यागत माने लौट के आया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49, देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए देवर प्लस ऋषि, ऑप्शन बी देव प्लस अर्षि, ऑप्शन सी देव प्लस ऋषि, ऑप्शन डी देवा प्लस ऋषि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा आपका? देव प्लस ऋषि होगा। थोड़ा इसको मतलब इसका रूल भी आपको बता देते हैं। आ का री से मेल होने पर अर हो जाता है, अर हो जाता है। तो ठीक है। और देवर्षि में कौन सी संधि है आपकी? देवर्षि में आपकी कैसे कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है। और आ प्लस जो संधि आ प्लस री, जब संधि वो मिलाते हैं तो क्या हो जाता है आपका? क्या बनता है आपका? अर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, रक्षक का विलोम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी राक्षस, ऑप्शन सी कवच, ऑप्शन डी भक्षक। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी भक्षक। रक्षक का विलोम शब्द क्या होगा? भक्षक होगा। रक्षक का अर्थ क्या होता है? रक्षा करने वाला। और भक्षक का अर्थ क्या होता है? अपने स्वार्थ के लिए किसी का क्या करने वाला? नाश करने वाला। इसलिए यहाँ पर रक्षक का विलोम क्या होगा? भक्षक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51, ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए शक्तिशाली, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी शक्तिपुंज, ऑप्शन डी शक्तिपूर्ण। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। शक्ति में क्या होगा आपका? ई प्रत्यय होगा। ठीक है। और जो अगर आपसे पूछे ती कौन सा प्रत्यय है, तो ती कौन सा प्रत्यय है आपका? कृदंत। ती कौन सा प्रत्यय है आपका? कृदंत प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव
करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए द्वंद्व समास। देवासुर में कौन सा समास होगा आपका? द्वंद्व समास होगा। आप जैसे द्वंद्व समास की आप जो पहचान है वो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप देवासुर का आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा? देव प्लस असुर बनेगा या नहीं बनेगा देवासुर का? तो देव यानी भगवान, असुर यानी राक्षस, एक दूसरे के क्या हैं? विलोम है। तो इन मतलब अपोजिट हैं, इस हिसाब से आप समझ जाया करो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में वैसे क्या, वैकल्पिक द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ठीक है, इसमें देवासुर में देव असुर दोनों क्या है? विपरीत अर्थ देने वाले शब्द हैं, इसलिए देवासुर कैसा समास हो गया आपका? वैकल्पिक द्वंद्व समास हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए पूरा शरीर, ऑप्शन बी चर्चा चलाना, ऑप्शन सी बहस छेड़ना, ऑप्शन डी आदि से अंत तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। सिर से पैर तक का मीन क्या होता है आपका? आदि से अंत तक। सिर यानी ऊपर, पैर यानी नीचे, पूरा शरीर यानी कि शुरुआत से लेके क्या अंत तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54, शासन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए शासन, ऑप्शन बी शासन, ऑप्शन सी शासन, ऑप्शन डी शासन। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा आपका? ऑप्शन बी शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55, हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? ऑप्शन ए शांत रस है, ऑप्शन बी श्रृंगार रस है, ऑप्शन सी वीर रस है, ऑप्शन डी भक्ति रस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी वीर रस। हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। इसमें कौन सा रस है आपका? वीर रस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनना है आपको। ऑप्शन ए संदेह अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है? यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार इसलिए है क्योंकि इसमें कौन कौन से शब्द? मानो, मनहु, ज्यों आदि का प्रयोग होता है। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार को अगर आपको ढूंढना है तो किन शब्दों को ढूंढ लीजिए आप, जैसे कि मनहु हुआ, और एक जैसे मनहु मिले कहीं आपको क्या मानो मिले, ये शब्द देखें जैसे इन लाइनों में मनहु दिया है, तो आप समझ जाना कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मनहु, मानो, एक शब्द है आपका ज्यों। जब ये शब्द आने लगे देखें, मतलब किसी पंक्तियों में ये शब्द दिए हुए हैं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा आपका? ये पहचान के वाले शब्द हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा वहाँ पर आपको। और इसकी वैसे परिभाषा क्या है? जहाँ आपके मानो, मनहु, ज्यों आदि का प्रयोग हो और उपमेय में उपमान की क्या संभावना की जाती हो। उपमेय में किसकी संभावना? उपमान की संभावना की जाती हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जैसे इसी को समझते हैं, जैसे इस दोहे में कृष्ण के शरीर पर जो पीले वस्त्र हैं वो कैसे सुशोभित हो रहे हैं? ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सूरज की किरणें पड़ रही हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57, वद उपसर्ग किस भाषा का है? ऑप्शन ए
संस्कृत का, ऑप्शन बी हिंदी का, ऑप्शन सी अंग्रेजी का, ऑप्शन डी उर्दू फारसी का। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी उर्दू फारसी का। जो बद उपसर्ग है ना वो किस भाषा का है आपका? उर्दू फारसी भाषा का है। बदमीज क्या होता है? बदमीज होता है आपका बुरा। क्या होता है बदकमी? बदमीज होता है बुरा। एक मिनट, बदमीज होता है आपका क्या? बुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58। नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपको फिर से अलंकार बताना है। मेखला कार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृढ़ सुमन भाड़, अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार। तो इसमें का सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। इसमें कौन सा अलंकार होगा आपका? रूपक अलंकार होगा। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। मेखला कार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र जग सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहाँ, पहले इसको समझ लेते हैं। मेखलाकार का अर्थ क्या होगा? करघनी। यानी कि जो मेखला, और यहाँ इस शब्द का प्रयोग क्या पर्वतों की श्रृंखला से किया गया है। और यहाँ पर जो पावस दिया गया उसका मीन क्या होता है आपका? दूर दूर तक, यानी चारों पर। यानी यहाँ पे जो आपके मेखलाकार पर्वत है ना उसके बारे में बताया गया है कि वो बहुत मतलब दूर दूर तक फैला हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59। स्थायी भाव के साथी होते हैं। ऑप्शन ए विभाव, ऑप्शन बी संचारी भाव, ऑप्शन सी अनुभाव, ऑप्शन डी अस्थायी भाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। स्थायी भाव का साथी बोले तो दोस्त कौन है? संचारी भाव। जब तक आपके अंदर किसी चीज़ का संचार नहीं होगा तब तक कोई भाव स्थायी कैसे हो सकता है? तो संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव स्थायी भाव के क्या होते हैं? साथी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अध खिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए अध, ऑप्शन बी आद, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी खिला। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए आधा। आदमी क्या होता है? आधा। इसमें कौन सा उपसर्ग है? आध का उपसर्ग है। इसमें खिला क्या है? मुख्य शब्द है, और इसमें अध उपसर्ग जोड़ा तो नया शब्द क्या बन गया? अध खिला बन गया, जिसका अर्थ क्या हुआ? आधा खिला। तो आज के लिए इतना ही, आगे की बात हम कल करेंगे। तो आप सभी को राधे राधे।